हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और हमारे प्रिंसिपल सर आपको फाइनेंशियल अकाउंट और एसपी सर जो है आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और मैं आज से आपके जो है वो फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो दूसरा है, जैसे आपको सर ने भी थोड़ा एक बार आइडिया बताया था कि हमारी जो स्टडी है पूरी वो सारे सब्जेक्ट्स आपके ग्रुप्स के अंदर बटे हुए हैं। 3 ग्रुप्स हैं आपके, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रुप जो है वो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जहाँ पे होंगे, जैसे कि 12th के अंदर 11th के अंदर आपके अकाउंट के अंदर बेसिकली बुक्स अलग अलग होती थी कि बुक 1 बुक 2 इस तरह से, लेकिन फर्स्ट ईयर से आपका इस तरह से जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि हर ग्रुप के अंदर जो 2 सब्जेक्ट है तो ग्रुप के वो दोनों ही सब्जेक्ट बिल्कुल सेपरेट है, उन दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल बुक है। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर फर्स्ट पेपर है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, और जो सेकंड पेपर है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो पहले आपको बता देता हूँ। मेरा नाम दिलीप गोयल है और मैंने जैसे MCOM BEd और नेट जो है वो क्वालिफाइड में हूँ और लास्ट 20 ईयर से ज़्यादा मुझे जो है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए हो चुके हैं। तो आपको एक अच्छी क्वालिटी से होप कि मैं आपको पढ़ा पाऊँगा और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको अपन आराम से इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो बेसिकली अभी तक आप लोगों ने जो 11th-12th में पढ़ा है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़्यादा पढ़ा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है बेसिकली उसमें अपन ये चीज़ करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको अपन पहले रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो मनी मॉनेटरी टर्म में है या नहीं, तो उसको पहले अपन जो है आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मेज़र करते हैं कि उसका कितना अमाउंट बनता है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करना, फिर उसको क्लासीफाई करना, एनालाइज करना। तो ये सारा जो है समराइज एनालाइज करके और कम्युनिकेट करना, ये सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। लेकिन बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है, मतलब कि जो चीज़ें हो गई हों, जो आपने ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं उसके बारे में ही वो रिकॉर्डिंग करता है। ट्रांजैक्शन होने के बाद जब उसके बिल बाउचर जो भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसको देखकर ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर आपको फ्यूचर के लिए किसी कॉस्ट का एक्सपेक्टेशन पता लगाना हो, उसका एस्टिमेशन आपको अगर निकालना हो, तो वो उसके अंदर फाइनेंशियल में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर फ्यूचर फॉरकास्टिंग की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता हो। वो नहीं कहता कि आप कोई भी चीज़ को पहले से ही एज्यूम करके उसकी रिकॉर्डिंग कर पाओ। दूसरी चीज़, आज के कंपटीशन के टाइम में आपने देखा होगा कि हर प्रोडक्ट के ऊपर इतना कम मार्जिन रहता है और बहुत ही थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के अंदर चीज़ों की क्वालिटी की वजह से और डिफरेंसेस की वजह से लोग अपनी चॉइस को चेंज कर लेते हैं। कि मान लीजिए कि अगर आपको 15,000 में एक मोबाइल मिल रहा है जिसमें 8 GB और 128 GB का कॉम्बिनेशन है रैम और मेमोरी का, वो अगर थोड़ा दूसरी कंपनी के अंदर जो है आपको अगर 14,000 रुपये में कोई दे रहा है, तो आप फटाक से अपना जो है जो परचेजिंग का जो आपने सेट कर रखा था कि मुझे तो ओप्पो लेना था, लेकिन MI में 1,000 कम लग रहा है या MI में रेट और भी कम होती, मान लो 1,500 रुपये कम लग रहा है, तो आपने फटाक से अपना जो है वो परचेज करने का जो मोटिव था वो चेंज कर लिया और 1,500 रुपये के कारण आपने उसको चेंज किया। ऐसा हो सकता था कि भी जो कंपनी की जो क्वालिटीज़ होती है, जो उसकी सर्विस होती है, प्रोडक्ट की लाइफ है, वो थोड़ी कम भी हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल एक बार इनिशियली तो आपको यही लगा कि नहीं भी उसकी रेट अगर कम है तो चलो अभी 1,500 रुपये बच रहे हैं तो वही लेना जो है वो बेटर रहेगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं कि आपको ये पता लगा पाएँ कि मैंने एक जो मोबाइल बनाया है इसके अंदर स्क्रीन जो है उसका पर्टिकुलर एक एक स्क्रू स्क्रीन के अंदर जो लगे हुए सारे सिस्टम्स है, प्लस उसके कीबोर्ड के पैसे, उसकी बॉडी के पैसे, तो मतलब कि पूरा डिटेलिंग इतना नहीं होता है कि हर एक पार्ट का मोबाइल के अंदर जो है वो कितने कितने रुपए का लगा है वो पता लगाया जा सके। क्योंकि वहाँ पे वो क्या करते हैं कि हर चीज़ को परचेज करेंगे मटेरियल के नाम से और पूरा मटेरियल जो है वो ख़रीद लेंगे कि भाई 5 लाख रुपए का मटेरियल हमने ख़रीदा और उससे हमने इतने मोबाइल्स बना दिए। तो हाँ, आप पर यूनिट के हिसाब से मटेरियल की कॉस्ट ज़रूर निकाल सकते हो कि मान लीजिए 5 लाख के अंदर इन्होंने 50,000 यूनिट्स बनाए, तो यानी कि 5 लाख डिवाइड बाय 50,000, तो यानी कि जो आपका मटेरियल आएगा तो वो पर यूनिट की रेट तो हो गई। लेकिन अगर कंपेरेटिवली देखा जाए कि हर एक एलिमेंट की जो रेट है, हर एक प्रोडक्ट के अंदर जो हर चीज़ जो लगी हुई है वो कितने कितने रुपए की लगी है पर यूनिट, ये पता लगाना मुश्किल है। तो जब अपन किसी चीज़ को अच्छे से जांच नहीं पाते हैं, जब हमको वो भी नहीं पता पड़ता है कि उसके अंदर जो लगी हुई हर एक चीज़ को जो है वो क्या क्या रेट पर हमने उसको लगाया है, तो हम किस तरीके से फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों से उसको कंपेयर करके अपनी रेट को कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनिशियली जब सोनी कंपनी इंडिया में आई थी तो उसके जो टीवी हुआ करते थे वो 21,000 रुपीज़ का आता था, जबकि अपने सारे BPL के ये सारे टीवी 15,000 से भी नीचे रेंज में आते थे।
तो सोनी कंपनी ने कंपेयर किया कि भाई हमारी टीवी की जो पिक्चर ट्यूब है उसकी लाइफ और क्वालिटी बहुत ही फाइन है, और हम लोग तो पिक्चर ट्यूब ही लगा रहे हैं 9-10 हज़ार रुपये में, और लोग तो जो है 10-15 हज़ार रुपये में तो टीवी पूरा दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने जब एनालाइज किया अपने सारे हर एक प्रोडक्ट के एलिमेंट को, दूसरी कंपनी जो यहाँ BPL और ये सारे वीडियोकॉन चलते थे, तो हर प्रोडक्ट की कॉस्ट को अपने प्रोडक्ट से कंपेयर किया, तब उनको पता चला कि कौन कौन सी चीज़ वो ज़्यादा कॉस्टली लगा रहे हैं, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी क्वालिटी को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया और रेट को कंपेरेटिव किया। तो आज भी सोनी कंपनी की रेट बाकी सारी कंपनियों से ज़्यादा तो है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा नहीं है, और लोग उसकी क्वालिटी की वजह से वो कुछ अमाउंट ज़्यादा देने के लिए तैयार है। लेकिन कोई 15,000 रुपये की BPL टीवी के लिए 21,000 रुपये सोनी कंपनी में देने के लिए तैयार पहले नहीं हो पाता था। बहुत ही जो जिसको शौक था कि नहीं सोनी का ही प्रोडक्ट लेना है, वो ज़रूर है कि 5-7 हज़ार ज़्यादा भी दे देता था। तो दैट मीन्स कि अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये जो समस्या आ रही थी किसी चीज़ की कॉस्ट को कैलकुलेट करके, उसको एनालाइज करके, उसको कंट्रोल करना, तो ये फाइनेंशियल के अंदर बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग बनी। और वैसे आप लोगों ने थोड़ा बहुत 11th के अंदर पढ़ा है कि आपके अकाउंटिंग की अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग होती है, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग होती है। लेकिन 2 अकाउंटिंग की जो ब्रांच है आपके, एक तो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग, वो दोनों ही आपके इसी साल है फर्स्ट ईयर में। और जो तीसरी मेजरली प्रैक्टिकली जो काम आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो आपके बीकॉम फाइनल ईयर में है। तो बेसिकली देखिए कि कॉस्टिंग जो है, जैसा मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया बताया, कॉस्ट अकाउंटिंग कहे या कॉस्टिंग कहे, लागत लेखांकन इसको हिंदी में कहते हैं। इसके मेन जो कंटेंट है, जो मेन इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये 3 होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि जैसे कि सॉरी, कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कि जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहे अलग अलग और चाहे कॉस्टिंग कहे, तो कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर अपन बनाते हैं या परचेज करते हैं, तो बिज़नेस के अंदर अगर आप बना रहे हो तो उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंस आया है, मटेरियल का हो, लेबर का हो, एक्सपेंसेस का हो, उन सब को जोड़ने पर जो टोटल अमाउंट आता है वो आपका जो है वो क्या आता है इसके अंदर, कॉस्ट। उसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल हो जाता है, फैक्ट्री का किराया भी शामिल है, वर्कर की वेजेस भी, और जो भी आप उस पर लगाओगे तो वो सारा खर्चा उसका कॉस्ट कहलाता है। और अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो उसको परचेजिंग प्राइस, उसको लाने का कैरेज वैरेज, अगर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो वो सारे अगर अपन जोड़ेंगे तो उससे जो कॉस्ट बनेगी वो आपकी क्या कहलाती है, कॉस्ट। अब ING लगता है, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज़ के आगे अगर कॉस्टिंग यानी कॉस्ट के आगे ING लगा है, तो मतलब इसका मीनिंग होता है कि कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, वो आपका क्या कहलाता है, कॉस्टिंग। तो मतलब कॉस्टिंग का मीनिंग ये हुआ कि बेसिकली अगर अपन किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन को क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वो आपकी क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग उसको अपन कहते हैं। लागत लेखांकन इसका हिंदी में नाम होता है। और आजकल बिजनेस के लिए ICWA जो होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, तो वो भी रखना पड़ता है। अगर आपका प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट अपडेट करती रहती है, पहले 1 करोड़ था, 2 करोड़ था, इस तरह से हर साल दर साल उसकी जो रेंज है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कि अगर वहाँ पर प्रोडक्शन अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको एक ICWA यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट भी रखना पड़ेगा, जो कि आपके सारे कॉस्ट के डेटा को पूरा कम्प्लीटली तैयार करेगा। तो अभी इसके जो मेनली 3 ऑब्जेक्ट होते हैं कॉस्टिंग के अंदर। पहला होता है कि कॉस्ट को कंप्यूट करना, कि भाई हम अगर किसी चीज़ को बना रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसकी कॉस्ट प्रॉपर तरीके से अगर कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, तो आप अगर उसको बेच रहे हो और उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि उस पर नुकसान हो रहा है, मतलब आपने कोई कॉस्टिंग की प्रोसेस को फॉलो प्रॉपरली नहीं किया, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसकी कॉस्ट को जो है वो ज़्यादा मान लिया था लेकिन वास्तव में लगे तो कम है। तो इस तरह की समस्याएं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं आती। प्लस इसके अंदर जब कॉस्ट को कंप्यूट किया जाता है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि बिजनेस के सारे एक्सपेंस, चाहे भले वो ऑपरेटिंग हो, नॉन ऑपरेटिंग हो, चाहे कैश हो, नॉन कैश हो, सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो अपन फाइनेंशियल के अंदर बिजनेस के प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करते हैं। लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा नहीं किया जाता है। कॉस्टिंग के अंदर केवल मटेरियल, लेबर, उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग, बस यही खर्चे जो है कॉस्टिंग के अंदर अपन कॉस्ट के अंदर शामिल करते हैं, जिसके कारण की जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया, एसेट बेचने का लॉस हो गया, कमीशन मिला, कहीं से डिस्काउंट मिला, रेंट मिला,
डिविडेंड मिला, हमने दिया डिविडेंड, तो ये सारी चीज़ें कॉस्टिंग के अंदर शामिल जो है वो नहीं होती, जिसके कारण कॉस्टिंग के अंदर जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो करेक्ट फॉर्म में निकलती है, सही निकलती है, और जिससे हमारा जो प्रॉफिट होता है वो केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उससे। जैसे आपको पता हो कि जो P&L अकाउंट के अंदर जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो ना तो ऑपरेटिंग होता है, ना नॉन ऑपरेटिंग होता है, ना कैश होता है ओनली, ना नॉन कैश होता है, बल्कि उस सारा का सारा वो मिक्सअप उसके अंदर हो जाता है। उसमें हमको ये नहीं पता चलता है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है और उस प्रोडक्ट को बनाकर बेचा है उससे अपन को कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट है, वो ऑपरेटिंग भी होता है, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, एसेट बेचने का प्रॉफिट हुआ तो वो नॉन ऑपरेटिंग भी हो गया, एसेट बेचने का लॉस हुआ वो नॉन ऑपरेटिंग आपका एक्सपेंसेस या लॉसेस की कैटेगरी में आ गया। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो ना तो केवल ऑपरेटिंग होता है, ना आपकी नॉन ऑपरेटिंग होता है, ना टोटली कैश होता है, ना टोटली नॉन कैश। जैसे कैश नॉन कैश का मतलब क्या होता है कि हमारे बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि कैश में होते हैं और कुछ होते हैं जैसे कि नॉन कैश, जैसे गुडविल को रिटर्न ऑफ करना, डेप्रिसिएशन को रिटर्न ऑफ करना, तो ये सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जो हम P&L में लिखते तो हैं लेकिन वो पैसा हम किसी को देते तो है नहीं। तो इसीलिए ये एक्सपेंसेस जो है हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन वो पैसा होता हमारे ही पास है। जैसे मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए का आपने डेप्रिसिएशन लगाया, उससे 1 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट कम तो हो गया, बट वो 1 लाख रुपए किसके पास पड़ा है? आप ही के पास पड़ा है। तो मतलब अगर आप वहाँ देखें नेट प्रॉफिट के अंदर तो वो 1 लाख कम है, लेकिन वो 1 लाख पड़ा हमारे ही पास है। तो आप लोगों ने जैसे 12th के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है CBSE के अंदर, तो वहाँ पढ़ा भी होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के अंदर कि अगर अपन ये पता लगाना चाहें कि बिजनेस ने कैश में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा कमाया, तो वहाँ एक पूरा सिस्टम फॉलो करके फिर अपन उसको निकालते हैं। पर कॉस्टिंग के अंदर ये समस्या आती नहीं, क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर अपन सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखते हैं, जिसके कारण कॉस्ट आती है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट ही होती है, और इसमें जो प्रॉफिट निकलता है वो केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, यानी कि गुड्स को बनाकर बेचने से हमको जो फ़ायदा हुआ है वो निकलेगा। दूसरा इसका कॉस्टिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट का मैंने वो जो टीवी वाला एग्जांपल दिया वही है कि आप अपने बनाए गए प्रोडक्ट के बारे में हर एक एलिमेंट के बारे में, छोटी से छोटी चीज़ के बारे में पता लगा पाएँ कि इस पे कितने रुपए का कौन सा एक्सपेंसेस आया है, कोई एलिमेंट लगा है, लेबर लगी है, मटेरियल लगा है, इसका सेलिंग का एक्सपेंसेस जो हुआ है, कौन सा एक्सपेंसेस जो है वो कितना हुआ है, जिससे हम उसको एनालाइज कर पाएँ और बाद में चीज़ों को कंपेयर भी कर पाएँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने सोचा कि भाई 100 पेन पर 100 रुपये का मटेरियल लगना चाहिए, 100 रुपये का बाकी का खर्चा लगना चाहिए, तो मान लो आपका जो पेन तैयार होगा वो 200 रुपये में होगा, और 200 रुपये में अगर आपके 100 पेन हुए तो एक पेन की कॉस्ट आ रही है आपकी 2 रुपये। और बहुत सारे मीडिएटर्स मीडिएटर्स बिजनेस के अंदर आगे से आगे चेन के अंदर होते हैं, तो उन सब के कारण आपको जो है बीच में काफ़ी सारा मार्जिन भी देना पड़ता है। तो 2 रुपये का पेन फाइनली कस्टमर को जो मिलता है वो कितने में मिलता है? 3 रुपये में। तो ये इस तरह से उसको पता होना चाहिए कि भाई 1 रुपये का मटेरियल लग रहा है, 1 रुपये मेरे एक्सपेंसेस लग रहे हैं, बाकी का मैंने प्रॉफिट जो है लोगों के लिए छोड़ा है, प्लस कुछ आपने ऐड करके उसको आगे सेल करा है। तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको हर एक एक्सपेंसेस का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। प्लस अब रही बात की, जैसे मान लीजिए आपने ये सोचा था कि 1 रुपये पर जो है 1 रुपये पर एक मटेरियल जो है पेन का होना चाहिए, लेकिन बाद में जब आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ तो जो वेरियस टाइप के मटेरियल उसमें लगे हैं, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे इंक हो, चाहे उसका पॉइंट हो, वो कर आके आपके जो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 1.5 रुपये आ गई। तो कॉस्टिंग आपको ये फ़ायदा देती है, ये बताती है कि भाई जब आपने पहले सोचा तो 1 रुपये था और जबकि ओवरऑल जब उसमें मटेरियल की कॉस्टिंग आई है वो 1.5 रुपये आई, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या मटेरियल का लोगों ने जो हमारे जो है एम्प्लॉय है उन्होंने मिसयूज़ किया है, क्या उन्होंने चुरा लिया है, क्या उन्होंने ख़राब कर दिया है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो कॉस्टिंग अपन को फैसिलिटी देती है कि हम हर एक्सपेंसेस को पहले एस्टिमेट करके रखते हैं कि ये एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए, और बाद में वो एक्सपेंसेस कितना हुआ है उससे अपन कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद में फिर अपन जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और यही हमारा लास्ट वाला जो हिस्सा कॉस्टिंग के मीनिंग के अंदर आता है कि कॉस्टिंग जो है वो लास्ट काम ये करती है कि जब आपने कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया, एनालाइज कर लिया और आपको लगा कि वो कम या ज़्यादा जो भी आपके हिसाब से हुई है, अगर वो आपको ज़्यादा लग रही है तो किस तरीके से उसको सुधारा जा सकता है, उसके लिए अपन अपने प्रीवियस डेटा भी जो है एनालाइज कर सकते हैं कि भाई पहले हमारा ये खर्चा इतना आ रहा था पर पेन, अब कितना आ रहा है,
दूसरे बिजनेस के साथ अपन कंपेयर कर सकते हैं कि उनका ये एक्सपेंस इतना आता तो हमारे इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, कम आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा आए तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉस्टिंग का जो है वो मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, उसको एनालाइज करना और उसको कंट्रोल करना। तो अभी जैसे आपने देखा कि भी मैंने वीडियो जो है थोड़ा 2-4 दिन लेट से स्टार्ट किया है उसका रीज़न यही था कि थोड़ी मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, बुखार और खांसी हो रही थी जो थोड़ा सा इफेक्ट अभी भी है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया लेट। लेकिन अब जो है मैंने कंटिन्यू एज़ पॉसिबल एज़ मैं कोशिश करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो से कल से फिर मैं आपके जो है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल लेसन जो है वो 3rd लेसन आपका स्टार्ट करूँगा यूनिट 1 का, और वो लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से हमेशा एक 15 नंबर का क्वेश्चन आपके आता ही है, तो उस लेसन के साथ मैं स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।